हेलो एवरीवन। देखो इस वीडियो में हम स्पिलवे के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, स्पेशली जितने भी स्टेट इंजीनियरिंग के एग्जाम होते हैं, चाहे राजस्थान जेई हो, स्पेशली राजस्थान जेई के लिए राजस्थान जूनियर एग्रीकल्चर इंजीनियर, तो उसके लिए हम इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ मैं हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग अगर आप 2015 का पेपर एनालिसिस करोगे राजस्थान जेई का, तो इससे लगभग 1-2 नंबर ही क्वेश्चन आते हैं। हमारा राजस्थान का कॉम्बो पैक चल रहा है, इसमें वीडियोस रहती हैं टेक्निकल की, प्लस टेक्निकल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के नोट्स रहते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट रहती है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज रहती है। तो हमारे पास एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पूरा पूरा कंबाइंड कोर्स है। जीके के भी इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट है, प्लस जीके के फुल लेंथ टेस्ट है। जीके कवर के जीके के नोट्स और वीडियो इसमें नहीं होते, तो पूरा कोर्स जो है बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। 10,000 GST को मिला के फीस है। 9058427165 इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। courses.gateforall.com क्या इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्पिलवे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन द स्टेबिलिटी चेक ऑफ द मैसनरी स्ट्रक्चर द मिडल थर्ड रूल इज अप्लाई। आपको पता होना चाहिए जो मिडल थर्ड रूल होता है, मिडल थर्ड रूल वो क्या बोलता है। सपोज करो हमारा ये एक सेक्शन है, यहाँ पे मेरी कोई फोर्स काम करेगी, तो मिडल थर्ड रूल करता है आपका टेंशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन, द रप्चर अगेंस्ट प्रोटेक्शन। तो टेंशन के अगेंस्ट जो है प्रोटेक्शन देता है। ये बोलता है जो मेरी रिजल्टेंट फोर्स काम कर रही है वो इस, अगर ये सेक्शन ये जिसकी विथ बी है, तो इसके 1/3 हिस्से में काम करनी चाहिए जो रिजल्टेंट फोर्स है। तो अगर आप यहाँ पे ये इसेंट्रिसिटी निकालते हो ई, तो ई का फॉर्मूला आपका आता है ई शुड बी लेस देन b/6। तो पहली कंडीशन ये होती है। तो ये आपका जो आपका होता है क्या, जो रिजल्टेंट फोर्स होती है वो बी के 1/3 हिस्से पे काम करनी चाहिए, b/3। तो ये बहुत ही आसान है। और ये किसके लिए करती है, रप्चर अगेंस्ट टेंशन। अगर आपको ये टेबल याद हो तो मिडल थर्ड रूल जो होता है, तो आपको दो चीज याद करनी है। एक तो ये टेंशन के अगेंस्ट बताता है, और क्या बताता है कि रिजल्टेंट फोर्स जो है 1/3 वो करे, तो एंड फोर्स की लिमिट के बारे में बताता है कि रिजल्टेंट फोर्स को कहां पर एक्ट करनी चाहिए। दूसरा ई लेस देन b/6। तो ये आपको दोनों चीज याद रखनी है। अगर आप ओवरटर्निंग की बात करोगे तो ओवरटर्निंग कैसे होता है, कोई स्ट्रक्चर अगर मेरे स्ट्रक्चर का अपलिफ्ट प्रेशर ज्यादा हो जाए, मान लो यहाँ पे ये लोड लग रहा है और यहाँ से अपलिफ्ट प्रेशर है, अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो उसको ओवरटर्न कर देगा, तो इट्स ड्यू टू अपलिफ्ट प्रेशर। अगर यहाँ पे लिखा होता है मिडल थर्ड रूल के लिए लिखा होता है अपलिफ्ट प्रेशर, तो इसका आंसर क्या होता है, ओवरटर्निंग। तो ओवरटर्निंग के लिए क्या हो गया, अपलिफ्ट। स्लाइडिंग के लिए क्या होता है, होरिजेंटल फोर्स, क्योंकि आपको पता है स्लाइड कैसे होगा, और ये मेरी होरिजेंटल फोर्स काम करेगी। अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए तो पूरे स्ट्रक्चर को स्लाइड कर देगा। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम निकालते भी थे। अगर अब वर्टिकल वी फोर्स काम कर रही है, तो आपको पता है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एफ है, तो एफ वी इसको अपोज करेगा, प्लस कोहेशन मॉडुलस, मतलब ये होरिजेंटल फोर्स को अपोज करेगा। तो ये आपका होता है सिग्मा बी प्लस सी ए, सिग्मा बी में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई करो डिवाइड बाय सिग्मा ओरिएंटल, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो आपको ज्यादा याद नहीं करना, याद क्या करना है, ओवर टर्निंग के लिए अपलिफ्ट फोर्स होती है, और इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैंने बताया था 12 बजे। आप रात को 12 बजे जो है टर्न, आप बाइक पे जा रहे थे, रात को 12 बजे आप टर्न करें, तो इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.2 से ज्यादा। स्लाइडिंग की बात करें तो होरिजेंटल फोर्स जो है इससे काम करेगी, और इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है 1.5 से ज्यादा होता है। अगर हम बात करें टेंशन की, ये तो ये मिडल थर्ड रूल और रिजल्टेंट फोर्स, मिडल थर्ड रूल और रिजल्टेंट फोर्स, और ई जो होगा लेस देन b/6 होगा। ये आपको टेबल जो है पूरी याद करके आनी है। अब स्लाइडिंग में एक और फैक्ट बनता है, अगर आप कंक्रीट और मैसनरी स्ट्रक्चर में आओगे तो मैसनरी का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 0.8 और कंक्रीट का 0.75। तो अगर आपको ये भी याद है तो बहुत अच्छी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट इज केप्ट कंसिडरेशन व्हाइल डिजाइनिंग ऑफ द ड्रॉप स्ट्रक्चर। आपको पता है सबसे हम हाइड्रोलॉजिक करते हैं। हाइड्रोलॉजिक में क्या करते हैं, हम डिस्चार्ज रेट निकालते हैं, कितने डिस्चार्ज रेट के लिए मुझे स्पिलवे डिजाइन करना है, तो वो निकालते हैं। उसके बाद हम इस डिस्चार्ज रेट की, हम जैसे मान लो कि हमने ये देख लिया कि हमें कोई स्पिलवे बनाना है, तो सबसे पहले हमें कितने डिस्चार्ज के लिए निकालना है, फिर हम हाइड्रोलिक करेंगे। हाइड्रोलिक का मतलब है मैं इस डिस्चार्ज रेट को, इसकी जो फंडामेंटल इक्वेशन है, मुझे अब इसकी डायमेंशन निकालनी है। क्या निकालनी है, डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब क्या है, विड्थ, थिकनेस, जो भी इसके पैरामीटर्स है वो वैल्यूएट करने हैं। तो जो क्यू होगा उसका डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स का फंक्शन होगा। सो वी विल कंप्यूट द डायमेंशन इन द हाइड्रोलिक, देन उसके स्ट्रक्चरल चेक करेंगे, उसकी फिजिबिलिटी चेक करेंगे, जो डिफरेंट फेलियर टेस्ट होते हैं। तो हाइड्रोलॉजिक में आप क्या करते हैं, पीक, इसमें दो चीजें कंप्यूट करते हैं हम। एक तो पीक रन ऑफ रेट, हमेशा ध्यान रखो पीक रन ऑफ रेट और रन ऑफ वॉल्यूम दोनों हम निकालते हैं, वॉल्यूम भी और रन ऑफ रेट भी। और दूसरा, इसको निकालने के लिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें इनफ्लो पीक रन ऑफ रेट चाहिए होता है, और हमें इनफ्लो हाइड्रोग्राफ ये भी चाहिए होता है। इसका रिटर्न पीरियड कितना होता है, 25 से 50 साल भी लिखा है। अगर आप आर सुरेश को पढ़ोगे 25 से 30 साल लिखा है आर सुरेश, और 25 से 50 साल लिखा है अगर आप वॉल्यूम 2 पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियर टीपीएन हो जा, तो आपको दोनों याद करने हैं। 25 से लास्ट वाला 30 से 50 दोनों हो सकता है। तो ये भी करता है, ये भी करता है, और ये भी करता है। आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट गली स्ट्रक्चर। परमानेंट गली स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं सर? स्पिलवे, ड्रॉप स्पिलवे, जो सीधा साधा बच्चा होता है जिसका ड्रॉप जो होगा लेस देन 3 मीटर होगा, 3 या 4 मीटर तक जाता है, जो 1 से बड़ा होगा लेस देन 3 आपको पता है। फिर एक शूट आता है चालाक बच्चा, जिसका स्पिलवे आपको पता है, जिसका हेड जो होगा 3 से 6 और 5 से 6 मीटर का होगा। फिर एक और बच्चा आता है जो बहुत ही ज्यादा पड़ता है, ड्रॉप इनलेट, मैंने बताया था बहुत ज्यादा पड़ने वाला, तो इसका ड्रॉप हमेशा 3 से ज्यादा होगा, ये रहा। तो ये भी एक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा परमानेंट चेक डैम, ये भी ध्यान रखो, है ना। टेम्परेरी चेक डैम अलग है, परमानेंट, तो ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, तीनों के तीनों है। कंटूर बंड आपका नहीं होता, तो आपका ए जो है राइट आंसर जो है नोट। आगे बढ़ते हैं। द ड्रॉप केस इन द स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे शुड नॉट एक्सीड। देखो हम ऑप्शन में बहुत ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, अगर आपको याद हो, स्ट्रेट ड्रॉप जो सीधा साधा बच्चा था, अगर आपको उसके सारे फैक्ट, यहाँ पे 3 टेबल बना लो। एक सीधा साधा बच्चा, ये कहाँ पे लगता था? गली का सीधा साधा बच्चा बेड पे सोएगा अपने, ये बेड पे सोता था, सीधा साधा बच्चा था, इसका हेड जो होगा 1 से ज्यादा होगा हेड, और किसी बुक में 3 लिखा है, किसी बुक में 3 से 4 लिखा है, मैं बता देता हूँ, 1 हेड और ये 3 से 4, ये कौन कौन सी बुक में लिखा है? आर सुरेश, और ये आपका वॉल्यूम 2 हो जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका हेड मैक्स टू मैक्स 3 या 3 से 4 हो सकता है, तो ये ऑप्शन है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर तो यही होगा, ठीक है। और लेकिन सब चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। सीधा साधा बच्चा है तो मोस्ट कॉमनली यूज होता है, बिल्कुल सीधा साधा बच्चा है, ये अपने फर्श से उठा, बेड से उठा, और घर में टाइल लगी हुई तो उस पर गया, इसलिए टाइल ड्रेन और डाइवर्जन डिच में यूज होता है, डाइवर्जन डिच में। ये इसका हेड तो कम है लेकिन डिस्चार्ज ज्यादा है, इसका डिस्चार्ज जो होता है ग्रेटर देन 3 मीटर क्यूब पर सेकंड होता है, तो ये आपका स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे। इसी ड्रॉप स्पिलवे को हम स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे भी बोलते हैं, ये क्लियर हुआ। इसके बाद आपका आता है शूट स्पिलवे। शूट स्पिलवे जो होता है गली, आपका जो होता है कौन सा बच्चा था? चालाक बच्चा। चालाक बच्चा क्या था? जिसका हेड इसका 3 मीटर तक था, उसका 3 से 6 और 5 से 6 मीटर तक जाएगा, या तो 3 से 6 या 5 से 6, ये आर सुरेश के हिसाब से, और ये आपका वॉल्यूम 2 ओजा के हिसाब से। अगर आप डिस्चार्ज रेट में जाओगे तो ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ, ये डिस्चार्ज रेट नहीं बताया, इसका वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ लार्ज होता था। ये जैसे ये बेड पे लगता है वैसे ये गली हेड पे लगता है, क्या लगता है? गली हेड पे। और शूट स्पिलवे का मोस्ट कॉमन चैनल कौन सा होता है? ओपन चैनल। अगर आप ये कंड्यूट वाला चैनल देखोगे, दूसरा इसमें पाइपिंग फेलियर कॉमन होता है। और एक बात और, 120/7 वो भी हमें पता होना चाहिए कि अगर इसकी एंड सेल की हाइट देखोगे तो 0.07y2 आएगी, और फ्रॉड नंबर वाला फॉर्मूला वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखोगे तो वो 7/120, ये भी हमें याद रखना है शूट स्पिलवे का। अब बात करें ड्रॉप इनलेट स्पिलवे की। इनलेट स्पिलवे सबसे ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा है, ये सबसे ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा। अगर सबसे ज्यादा पढ़ता है उसका ड्रॉप हमेशा 3 से ज्यादा होगा, इसका ड्रॉप की कोई लिमिट नहीं है, बस 3 से ज्यादा होता है, ठीक है। अब जब इसका ये सबसे ज्यादा पढ़ता है तो सब काम करता है, ये फ्लड भी कंट्रोल करता है, ये हेड वाटर भी कंट्रोल करता है, ये सिल्ट एक्यूमुलेशन भी करता है, ये हर जगह यूज भी होगा। कहाँ का यूज होगा? फार्म पॉन्ड में यूज होगा, बंडिंग में यूज होगा, ये रोड में यूज होगा, कलवर्ट में यूज होगा, तो ये बहुत जगह यूज भी होता है, ठीक है। ये गली को, हेड को स्टेबलाइज भी करता है। ध्यान रखना, देखो शूट स्पिलवे में अगर ये पूछा कि शूट स्पिलवे कहां पे लग रहा है? गली हेड पे। अगर क्वेश्चन ये है कि गली हेड पे कौन सा स्ट्रक्चर लगता है? शूट स्पिलवे। अगर क्वेश्चन ये है कि गली हेड को स्टेबलाइज कौन कर रहा है? तो ड्रॉप इनलेट है। इट्स आल्सो स्टेबलाइज द गली हेड। तो स्टेबलाइज हो गया, सिल्ट एक्यूमुलेशन हो गया, वो सब आपका ड्रॉप इनलेट स्पिलवे में होता है। इसमें ओवरस्टॉपिंग को रोकने के लिए, अगर आप ओवर टॉपिंग को रोकना चाहते हैं तो इसमें इमरजेंसी स्पिलवे होता है और फ्री बोर्ड हम देते हैं, ये रहा, ठीक है। और अगर आप इसमें जाओगे, एप्रॉन की थिकनेस समझ आया था, एप्रॉन की थिकनेस यहीं पे लिख लो, अपलिफ्ट प्रेशर पर डिपेंड करती है, अपलिफ्ट प्रेशर पर। और ड्रॉप इनलेट में एक और फैक्ट बच रहा है, तो और ये सब आपके इसके फैक्ट होते हैं। तो आपको ये स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे कहां तक होगा? 3 मीटर तक। इन डिजाइनिंग ऑफ द ड्रॉप स्ट्रक्चर, देखो ड्रॉप मैंने फिर से बताया, ड्रॉप एक सीधा साधा बच्चा है जो मोस्ट कॉमन यूज होगा। इसका हेड 1 से बड़ा होता है और लगभग 3 से 4 मीटर की रेंज में होता है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है। इसकी जो एप्रॉन की थिकनेस होती है वो फंक्शन ऑफ अपलिफ्ट प्रेशर होता है। क्या होता है? फंक्शन ऑफ मैं इसलिए बार बार बोलता हूं ताकि आपके बच्चों के दिमाग में बैठे हैं। इसको स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे भी बोलते हैं। और ये हाई डिस्चार्ज, ये हेड तो कम लेगा लेकिन ये हाई डिस्चार्ज को कंट्रोल करता है, हाई डिस्चार्ज को कंट्रोल करता है। एप्रन का काम क्या होता है? टू डिसिपेट द काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, फिर इसमें क्या होते हैं? एप्रन का काम तो काइनेटिक एनर्जी को डिसिपेट करना। एप्रन को स्टेबल कौन करता है? जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल सिल होती हैं वो आपकी एप्रन को स्टेबल करती हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल सिल होगी, एप्रन को स्टेबल, ये आपका एप्रन होता है। यहाँ पानी गिरेगा, यहाँ पे वेलोसिटी मान लो 5 मीटर पर सेकंड है, तो ये आपका एप्रन है। जैसे पानी गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी को अवशोषित कर रहा है, डिसिमेट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर है, इससे काइनेटिक एनर्जी को डिसिमेट कर दिया जैसी। और यहाँ पे हमने लॉन्गिट्यूडनल सिल लगाई, ये पूरा एप्रन है आपका। ये लॉन्गिट्यूडनल सिल जो है वो इस एप्रन को स्टेबल बना रही है। एप्रन काइनेटिक एनर्जी को स्टेबलाइज कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए एप्रन काइनेटिक एनर्जी को स्टेबलाइज कर रहा है। एप्रन को कौन स्टेबलाइज कर रहा है? लॉन्गिट्यूडनल सिल।
और अगर बात करें हाइट ऑफ एंड सिल कितनी होती है, हाइट ऑफ एंड सिल हाइट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल सिल के बराबर होती है, तो ये भी पता होना चाहिए। जो इसमें फ्लर ब्लॉक लगे होते हैं, फ्लर ब्लॉक वो कितने परसेंट को एरिया कवर करते हैं, 50 से 60%। और ये क्या है, सीधा साधा बच्चा है हमारा, 3 मीटर हाइट, डिस्चार्ज 3 से ज्यादा, इसलिए इसको लो हेड हाई डिस्चार्ज ही बोला जाता है। अगर आपको इतने, और इसमें कौन सी फोर्स काम करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो एप्रोन की थिकनेस होगी वो अपलिफ्ट प्रेशर पर डिपेंड करेगी। अगर हम बात करें एनालिसिस किसको होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। आगे बढ़ते हैं। एस्टिमेशन ऑफ द डिजाइन इज डन, डिजाइन डिस्चार्ज, आपको पता है 3 स्टेप हमारे होते हैं, हाइड्रोलॉजिक, फिर हाइड्रोलिक और फिर स्ट्रक्चरल। इसमें हम डिस्चार्ज रेट निकालते हैं, क्यू, रिटर्न पीरियड आपका 25 से 30 से 50 साल तक रहेगा। इसमें हम क्यू भी निकाल रहे हैं और पीक रन ऑफ वॉल्यूम भी निकाल रहे हैं, और हमें इनफ्लो हाइड्रोग्राफ भी चाहिए और इनफ्लो वॉल्यूम भी। हाइड्रोलिक में हम डायमेंशन निकाल रहे हैं और स्ट्रक्चरल में हम फीजिबिलिटी स्ट्रक्चरल टेस्ट कर रहे हैं, जैसे पाइपिंग फेलियर हो गया, टेंशन फेलियर हो गया, ये सब। तो आपको डिजाइन डिस्चार्ज किसमें होगा, हाइड्रोलॉजिक में। सी इज योर राइट आंसर। द पाइपिंग टाइप फेलियर इज वेरी कॉमन, मैंने बताया था। अगर आप जाओगे तो शूट स्पिल, चलाक बच्चा था, ये आपका स्टीप स्लोप में यूज होता है, स्टीप स्लोप में। इसका हेड 3 से 6 या 5 से 6 दोनों हमें याद रखने हैं, मतलब 3 से तो ऊपर ही होगा और 6 से हमेशा कम होता है। और अगर हम बात करें, इसमें पाइपिंग फेलियर कॉमन होता है। इसका जो मोस्ट आपका चैनल होगा, जैसे ये आपका इनलेट सेक्शन होता है, इनलेट हम वेयर से निकालते हैं, फिर ये चैनल होता है, कंड्यूट जिसको बोला जाता है, फिर इसका ये आउटलेट होता है। इसी आउटलेट में इसकी हाइड्रोलिक जंप होती है, इसी आउटलेट में इसको स्टीलिंग बेसिन बोलते हैं। मतलब काइनेटिक एनर्जी डिसिमेट भी यहाँ भी होगी और हाइड्रोलिक जंप भी होगी। हाइड्रोलिक जंप से क्या होती है, वेलोसिटी रिड्यूस होती है, वेलोसिटी रिड्यूस। अच्छा, शूट स्पिलवे में कौन सा फेलियर कॉमन होता है, पाइपिंग फेलियर। पाइपिंग फेलियर क्या होता है, अगर मान लो कोई आपने स्पिलवे बनाया, इस मिट्टी के रिसाव की, मिट्टी धीरे धीरे करेगी, रिस इसके यहाँ पर आएगी, रिस के कारण फाउंडेशन को ही उड़ा देती है, उसी को पाइपिंग फेलियर बोलते हैं। ये लीस्ट रेजिस्टेंस के पाथ को फॉलो करती है। पाइपिंग फेलियर में हमारी थ्योरी काम आती है क्रीप थ्योरी। क्रीप थ्योरी हम क्या निकालते हैं, मैंने बताया था, सिग्मा एलवी, पूरे वर्टिकल डिस्टेंस पूरी लेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की सम का 3 कर देंगे, डिवाइड बाई हेड। ये क्रीप, वेटेड क्रीप रेशियो का फॉर्मूला होता है। तो क्रीप थ्योरी पाइपिंग फेलियर में काम होती है। मोस्ट कॉमन किसमें होता है, शूट स्पिलवे में। ये रहा। इन हाइड्रोलॉजिक डिजाइन ऑफ द परमानेंट में आता है, हाइड्रोलॉजिक डिजाइन क्या निकालते हैं सर, रन ऑफ रेट निकालते हैं एंड पीक रन ऑफ वॉल्यूम निकालते हैं। तो आइदर रन ऑफ वॉल्यूम बिल्कुल ठीक, और पीक डिस्चार्ज, क्योंकि आप वॉल्यूम निकालो, अगर आपको टाइम पता होगा तो आप वो भी निकाल लोगे। दैट्स वाई अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन है तो दोनों चलेगी। और दूसरा रिटर्न पीरियड 25 से 30 या 25 से 50, ठीक है, ये वाली बात। शूट स्पिलवे, अगेन शूट स्पिलवे जो होता है आपका स्टीप स्लोप पे यूज होगा। हेड जो इसका होता है 3 से 6 या 5 से 6 मीटर होता है। अगर आप बात करोगे पाइपिंग फेलियर इसमें कॉमन होता है। और शूट स्पिल की बात करोगे, मोस्ट कॉमन जो कंड्यूट होगा वो आपका ओपन चैनल होगा इसका। और 7/120 हमें याद करना है कि जो एंड सेल की साइड होती है 0.0y2 होती है, और एक फॉर्मूले में 120 भी आएगा, जो मैंने बताया था ट्रिक याद करने की। शूट स्पिलवे के और फैक्ट याद करोगे तो पाइपिंग फेलियर में आपको पता है क्रीप डिस्टेंस वाली चीजें आ जाती हैं, तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। तो 3 से 6 मीटर बिल्कुल सही आंसर। द डिजाइन एक्सपर्ट डिटरमाइन द डायमेंशन, देखो आपको पता है हाइड्रोलॉजिक, फिर हाइड्रोलिक और फिर स्ट्रक्चरल। इसमें आपने क्यू निकाला, इसमें आपने डायमेंशन, उसकी विथ थिकनेस निकाली, यहाँ पे आपने जो भी डायमेंशन निकाली, यहाँ पे पाइपिंग फेलियर, टेंशन फेलियर, स्लाइडिंग फेलियर, ओवरटर्निंग फेलियर, इसके आपने टेस्ट करी, स्ट्रक्चरल फिजिबिलिटी टेस्ट करी। तो अगर पूछे जाए कि डायमेंशन कौन से स्टेप में होती है, डायमेंशन हाइड्रोलिक में, तो ये हाइड्रोलिक हो जाएगा बी। इसमें आप क्यू निकालते हो, इसमें फिजिबिलिटी चेक करते हो, इसमें क्यू, इसमें डायमेंशन और इसमें फिजिबिलिटी। इफ द ड्रॉप एक्सीड 4 मीटर, आपको पता है अगर मेरा सीधे साधे बच्चों की बात करोगे स्ट्रेट ड्रॉप, तो वो 1 से लेकर हेड या तो 3 से 4 या 3 किसी किसी बुक में लिखा होता है। फिर आपका आता है शूट स्पिलवे, वो 3 से 6 या 5 से 6, मतलब ये 4 से ज्यादा में यूज होता है। अगर यही बात करोगे ड्रॉप इनलेट, तो वो भी आपका हेड जो होगा 3 से ज्यादा, ड्रॉप इनलेट स्पिलवे। ड्रॉप इनलेट स्पिलवे को मॉर्निंग ग्लोरी और ग्लोरी बोला जाता है, क्यों, जो ज्यादा बच्चा पढ़ता है उसी की ग्लोरी होती है, मैंने बताया था ट्रिक याद करने की। इसका दूसरा नाम स्ट्रेट ड्रॉप या ड्रॉप स्पिलवे या स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे। अब इन्होंने लिखा है ड्रॉप हाइट एक्सीड 4 मीटर, तो यानी इसका तो यूज कर ही नहीं सकते क्योंकि 4 मीटर तक मैक्स टू मैक्स है, या तो ये होगा या ये होगा। अब हमें देखना है सिल्ट एक्यूमुलेशन किसमें होगा, तो हमें बताया कि सिल्ट एक्यूमुलेशन इसी में होता है। अगर हम बात करें स्टेबलाइज जो करता है गली हेड को, यही करता है। ये कहां पे लगता है, ये डिप्रेशन जहां पे होते हैं वहां पे लगता है। ये कहां पे लगता है, गली बेड पे लगता है। ये कहां पे लगता है, गली हेड पे लगता है। ये स्टीप स्लोप पे भी लगता है, स्टीप स्लोप। तो जब भी आपको स्टीप स्लोप मिले और गली हेड पे कोई वर्ड मिले तो वो शूट आंसर हो जाएगा। अगर स्टेबलाइज वर्ड मिले, सिल्ट एक्यूमुलेशन मिले, फार्म पॉन्ड मिले, बंडिंग मिले,
रोड मिले, कलवर्ट मिले, हेड वाटर कंट्रोल मिले, फ्लड कंट्रोल मिले, तो ये सब ड्रॉप इनलेट आंसर होंगे। ड्रॉप इनलेट में 2 स्पिलवे यूज होते हैं, इमरजेंसी स्पिलवे आपका यूज होता है और ये सब, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ड्रॉप इनलेट स्पिलवे क्योंकि सिल्ट एक्यूमुलेशन हुआ और ये सब, तो बी से राइट आंसर। When the irrigation channel has to be past the steep slope, अब देखो यही कीवर्ड होते हैं। स्टीप स्लोप पे आपका शूट स्पिलवे यूज होता है, हेड आपका 3 से 6 और 5 से 6 होता है, पाइपिंग फेलियर इसमें कॉमन होता है और ये गली हेड पे यूज होता है। इसका मोस्ट कॉमन चैनल ओपन चैनल कहलाएगा और 7/120 हो जाएगा शूट स्पिलवे। द स्ट्रक्चर यूज टू प्लेस ऑफ द हाई डिप्रेशन, अब आपको दिख गया डिप्रेशन बट आपको पता है, अगर मैं यहाँ पे फिर से टेबल बनाऊं, ड्रॉप सीधा था बच्चा स्पिलवे वाला जिसको शो, ये आपका गली बेड पे लगता है। अगर हम बात करें ड्रॉप इनलेट स्पिलवे की तो वो आपका लगता है डिप्रेशन पे, डिप्रेशन जहां पे गड्ढा आएगा। और हम बात करें शूट स्पिलवे की तो ये गली हेड पे लगेगा। अगर हेड की बात करें तो अगेन ये 3 मीटर से कम या 3 से 4 और 1 से ज्यादा। अगर हम इसकी बात करें 3 से ज्यादा होगा, इसकी बात करें 3 से 6 और 5 से 6। इसकी बात करें तो ये स्टीप स्लोप में यूज होता है। इसकी बात करें तो ये हाई डिस्चार्ज यानी Q greater than 3 होगा। इसकी बात करें तो वही फ्लड कंट्रोल, हेड वाटर कंट्रोल, स्टेबिलाइज, सिल्ट एक्यूमुलेशन, फार्म पॉन्ड, बंडिंग, फिर आपका ये सब। अगर हम ड्रेन की बात करें तो ये आपका यूज होता है ड्रेनेज डिच में और टाइल ड्रेन में। मैंने बताया था जैसे बेड से उतरे टाइल पर है, ये आपका टो ड्रेन में यूज होता है। और लोअर एंड ऑफ द वाटर डिस्पोजल सिस्टम, लोअर एंड ऑफ द वाटर डिस्पोजल ड्रॉप इनलेट है। तो डिप्रेशन में कौन सा होगा? ड्रॉप इनलेट होगा। जितनी बार आप ये रिवीजन करोगे उतनी बार आपको याद हो जाएगा। एक बार आपने समझ लिया तो स्टीलिंग बेसिन आपको पता है, शूट स्पिलवे का कोई स्टीलिंग बेसिन है तो पानी यहाँ गिरेगा, ये काइनेटिक एनर्जी को डिसीमेट करता है। क्या करता है? डिसीमेट करता है काइनेटिक एनर्जी को। इसी में हाइड्रोलिक जंप होती है तो इंक्रीज करता है, ये भी नहीं, एनर्जी डिसिपेशन बिल्कुल ठीक है ये था। और स्टीलिंग बेसिन का फ्लोर नंबर 1.7 से 17, ये भी पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन, मैंने बताया था जो सीधा साधा स्ट्रक्चर है ड्रॉप स्पिलवे, जिसको हम स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे भी बोलते हैं, वो आपका मोस्ट कॉमन सीधा साधा जो बच्चा था जिसका हेड जो था 3 मीटर से लगभग कम, 3 से 4 याद करो और 1 से ज्यादा। ये सीधा साधा बच्चा कहाँ? टाइल ड्रेन और ड्रेन डिचेस में यूज होता है। ये सीधा साधा बच्चा गली बेड पे लगता है। ये सीधा साधा बच्चा और क्या करता था, इसका डिस्चार्ज होगा 3 से ज्यादा होगा। इस सीधे साधे बच्चे की जो एप्रन थिकनेस है वो किस पे डिपेंड करती है? अपलिफ्ट प्रेशर पे। और जो इसमें फोर्स काम करती है, कौन सी काम करती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर आपको इस तरीके से चीजें याद है तो आपको ये शूट स्पिलवे अगेन 3 से 6 और 5 से 6 स्टीप स्लोप में काम करता है और ये गली हेड पे लगता है। और पाइपिंग फेलियर में कॉमन है। ड्रॉप इनलेट के स्पिलवे की बात करें अगेन वही कि 3 से ज्यादा हेड होगा, फिर दूसरा हेड वाटर, फ्लड वाटर, सब ये काम करता है। ड्रॉप इनलेट आपका कहाँ पे लगता है? जब डिप्रेशन आ रहे होंगे तो वहां लगेगा। जब आपको एक टेबल से दिमाग में बैठ जाएगी ना तो चीजें बहुत आसान लगने लगती है। ड्रॉप स्ट्रक्चर आपको पता है हाइड्रोलिक, ये सब तीनों स्ट्रक्चर डिपेंड करते हैं। पहला स्टेप होता है आप क्यू निकालना, उस क्यू से हम डायमेंशन निकालेंगे और फिर जो भी आपने करा है उसके स्ट्रक्चर एनालिसिस करेंगे। तो ऑल ऑफ द अबव। द बेस विड्थ ऑफ द बी, अगर हम बात करें ये बेस विड्थ बी है, ये इसमें रिजल्टेंट फोर्स जो है यहाँ काम करेगी ये, तो इसेंट्रिसिटी कितनी होगी? E विल बी लेस देन B/6। E शुड बी सेफ, अगेन टेंशन इज B/6, बिल्कुल ठीक आंसर है। और ये कौन सा रूल है? मिडल थर्ड रूल है। तो मिडल थर्ड रूल क्या बताता है? एक तो टेंशन के अगेंस्ट फेलियर बताता है, दूसरा रिजल्टेंट फोर्स जो होती है विद इन 1/3 ऑफ द बेस काम करनी चाहिए, यह बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स की लिमिट के बारे में बताता है। और तीसरा ये जो मिडल थर्ड आपका रूल होता है उसमें E लेस देन B/6 होता है। तो डी से राइट आंसर। फॉर अ डिजाइन ऑफ परमानेंट स्ट्रक्चर, आपको पता है हाइड्रोलॉजिक हम करते हैं। हाइड्रोलॉजी में जो रिटर्न पीरियड होता है, किसी बुक में 25 से 30 भी है, इस बुक में 25 से 50 भी है। ये आपका वॉल्यूम 2 माइकल ओजा और ये आपका आर्थरेश, तो आपको दोनों के दोनों पढ़ के आने हैं। 25 से 30 ही, 25 से 50 भी। इसमें देखो ये ऑप्शन है ही नहीं, तो यही आपका राइट आंसर है। अगेन आपका जो टेंशन फेल होता है वो कौन बताता है? इट्स मिडल थर्ड रूल, मिडल थर्ड रूल। और क्या बताता है वो? E शुड बी लेस देन B/6। और क्या बताता है? रिजल्टेंट फोर्स जो होता है विद इन लिमिट होना चाहिए, और रिजल्टेंट फोर्स जो होता है 1/3 ऑफ द बेस के काम करेगी। तो ये सब आपको चाहिए याद होंगे तो आसानी से क्वेश्चन होते हैं। फिर ड्रॉप स्पिलवे, अब देखो स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे आपको पता है हेड 1 से लेकर हेड जो होता है 3 से 4 मीटर तक होता है, आपको ये बताना चाहिए। तो 2 मीटर नहीं है, 3 से 5 भी नहीं है, 4 से ऊपर कभी यूज नहीं होता। तो यही आपका मोस्ट फिजिबल आंसर है बी। तो अगर यहाँ पे होता 3 से 4 तब भी हम उसको बोल सकते थे क्योंकि 4 मीटर तक जाता है एज पर द वॉल्यूम 2 हो जा। मिडल थर्ड रूल आपको पता है, मिडल थर्ड रूल, अब मैं यहाँ पे टेबल बनाया तो मिडल थर्ड रूल क्या करेगा सर? ये बताएगा किससे हमें प्रोटेक्शन? टेंशन से। अब हमें स्लाइडिंग का बताना है तो स्लाइडिंग की प्रोटेक्शन कौन बताता है? ये बताता है हमें हॉरिजेंटल फोर्स। और फैक्टर ऑफ स्लाइडिंग कितना होना चाहिए? 1.5 से ज्यादा होना चाहिए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से ज्यादा।
ओवरटर्निंग का कौन बताता है? जो अपलिफ्ट प्रेशर, जो आपको पता है अगर कोई भी स्ट्रक्चर स्लाइड होगा तो यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स स्लाइड करेगी, अगर इसको टर्न करेगी ओवरटर्न तो जो अपलिफ्ट प्रेशर है वो करेगा, तो इसमें अपलिफ्ट प्रेशर करेगा और इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है? 1.2 से ज्यादा होता है। ये रहा। अगर आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसमें भी और जाओगे तो मैसनरी और कंक्रीट जैसे 0.8 और 0.75 आ जाएंगे। द गली कंट्रोल स्ट्रक्चर रिलीजेस द वाटर पार्टली थ्रू द अर्थन बंड। जब भी आपका आ जाएगा कौन सा आपका जो स्ट्रक्चर होता है जो बंड में यूज होगा, फार्म पोन्ड में यूज होगा, रोड कल्वर्ट में यूज होगा, हेड वाटर कंट्रोल, फ्लड कंट्रोल, या फिर आपका टो ड्रेन में यूज होगा, या लोअर एंड ऑफ द वाटर डिस्पोजल होगा, सब ड्रॉप इनलेट है। एक ही आंसर जो सबसे ज्यादा बच्चा पढ़ता है वो सब काम करेगा, ड्रॉप इनलेट। जिसका हेड जो होगा 3 से ज्यादा वो बहुत ज्यादा पड़ता है। और अगर बात करें इसको, ये आपका देखो क्या क्या कर रहा है, फ्लड कंट्रोल कर रहा है, स्टेबलाइज कर, फ्लड कंट्रोल, हेड वाटर कंट्रोल, स्टेबलाइज कर रहा है गली हेड को, टो ड्रेन में यूज हो रहा है, लोअर एंड ऑफ द वाटर डिस्पोजल है। मुझे रट गए हैं तो ठीक है ना, तो ये सी सही आंसर होगा, ये गलती से हो गया है तो सी आप कर लेना, बिल्कुल ठीक है। ड्रॉप इनलेट स्पिलवे, तो ड्रॉप इनलेट स्पिलवे राइट आंसर, बिल्कुल ठीक आंसर है। ये गलती से टाइपिंग में बोलते हैं टाइपिंग मिस्टेक, कि हमने बोला सी आंसर है लेकिन गोला किसी और वो किसी और कर दिया, ब्लैक किसी और कर दिया ना, तो ये ठीक कर लेना। विच डिजाइन कंसिस्ट ऑफ डिटरमाइन डायमेंशन। डायमेंशन आपको पता है हाइड्रोलिक, तो हाइड्रोलिक में हम डायमेंशन निकालते हैं, इसमें हम क्यू या वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ निकालते हैं, जिसका रिटर्न पीरियड 25 से 30 से 25 से 50 साल होता है। स्ट्रक्चर में आप डिफरेंट डिफरेंट फीजिबिलिटी एनालिसिस करते हैं। हाउ मच परसेंट स्पेस इज ऑक्यूपाइड द फ्लर ब्लॉक। अगर आप ड्रॉप स्पिलवे की बात करोगे तो फ्लर ब्लॉक को मैंने बताया था 50 से 60% होता है, और जो एप्रॉन की थिकनेस होती है वो अपलिफ्ट प्रेशर पे काम करती है, अपलिफ्ट प्रेशर पे। और तीसरा ग्रेविटेशनल फोर्स की एनालिसिस होती है। सीधा ज्यादा बच्चा है, 1 से हेड 3 से 4 मीटर से कम, डिस्चार्ज 3 से ज्यादा। सीधा साधा बच्चा है इसलिए गली बेड में यूज होगा, सीधा साधा बच्चा है इसलिए बेड से उतर के डायरेक्ट टाइल ड्रेन पे जाएगा। ठीक है, सीधा साधा बच्चा है इसलिए 50 से 60% जो है फ्लर ब्लॉक जो है ऑक्यूपाई करेंगे। ये रहा डी। फ्री बोर्ड इज प्रोवाइडेड, आपको पता होना चाहिए फ्री बोर्ड या इमरजेंस स्पिलवे, दोनों के दोनों हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? ताकि हम ओवर टॉपिंग से रोक सके। फ्री बोर्ड भी यही कर रहा है, ओवर टॉपिंग से रोक रहा है, इमरजेंस स्पिलवे भी ओवर टॉपिंग से रोक रहा है। ओवर टॉपिंग कैसे? अगर हम मान लें कि ज्यादा पानी आ जाएगा तो उसको ओवर टॉप कर देगा, तो क्यों ना हम फ्री बोर्ड ही आरा दे दें, तो ओवर टॉपिंग। ओवर टर्निंग के लिए कौन सी फोर्स? अपलिफ्ट। स्लाइडिंग के लिए कौन सी? हॉरिजॉन्टल। और अपलिफ्ट प्रेशर के कारण ही आपकी ओवर टर्निंग हो रही है। ओवर टर्निंग का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.2 से ज्यादा, इसका स्लाइडिंग का 1.5 से ज्यादा। Which term is used for failure in the hydraulic structure take place in which there is a removal of the material। आपको पता है पाइपिंग फेलियर क्या होता है? कि पानी रिस क्या है और मटेरियल ही अंदर से निकाल दिया, इसी को हम पाइपिंग फेलियर बोलते हैं। सबसे ज्यादा ये शूट स्पिलवे में कॉमन होता है। इसमें वेटेड, इसमें क्रीप थ्योरी काम करती है। पूछा जाता है क्रीप थ्योरी किससे रिलेटेड है? पाइपिंग फेलियर से। क्रीप थ्योरी का मतलब क्या है? वर्टिकल डिस्टेंस प्लस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का 1/3 डिवाइड बाई हेड। ये वेटेड क्रीप का फॉर्मूला होता है। अगर आप निकालोगे इसको तो एलसीएम ले लो तो 3LV ऊपर चले जाएगा प्लस LH डिवाइड बाई 3H, तो ये पाइपिंग फेलियर में आ जाता है। डी। Which of the following formula is used to design the peak runoff rate of a spillway or the permanent goal structure। आपको पता है अगर आप इसमें जाओगे ड्रॉप इनलेट स्पिलवे में, तो जो आपके वियर के फॉर्मूले होते हैं इनलेट के, तो इनलेट में आपका वियर का फॉर्मूला आपका होता है 2/3 CD रूट 2G LH की 3/2। ठीक है, अगर आप इसको इससे रिप्लेस करोगे तो 1.7 LH की 3/2 भी होता है। जहां CD मेरा होता है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, एक होता है डिस्चार्ज कोएफिशिएंट जिसको हम 2/3 CD से भी दिखाते हैं ये। और अगर CD की वैल्यू लिखोगे, आपकी CD की वैल्यू हाई ओवरफॉल फ्लेयर के लिए 0.735 होती है, यही पता होना चाहिए। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक आंसर है 1.77 LH की 3/2, या फिर ये एक ही बात है। ये फॉर्मूला कैसे है? अगर CD की जगह 0.6 रख दोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। Which of the following is not a permanent। आपको पता है परमानेंट गली स्ट्रक्चर कौन सा होता है? ड्रॉप स्पिलवे। ये भी है, ये भी है, ये भी है। ड्रॉप स्पिलवे को स्ट्रेट ड्रॉप, सीधा सीधा बच्चा, हेड 1 से ज्यादा और 3 से 4 से कम, शूट 3 से 6 और 5 से 6, स्टीप स्लोप, पाइपिंग फेलियर। ड्रॉप इनलेट सब जगह, जो जहां ड्रॉप सबसे ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे ड्रॉप 3 से ज्यादा ग्लोरी लेकर आते हैं, हेड वाटर कंट्रोल करते हैं, फ्लड वाटर कंट्रोल करते हैं, गली वाटर को स्टेबलाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं। अगर पूछे ना ये सब कुछ, तो सब कुछ यही करते हैं। ये डिप्रेशन में यूज होते हैं, इनको डिप्रेशन बहुत जल्दी होता है। शूट स्पिलवे आपका गली हेड पे यूज होगा, और ड्रॉप स्पिलवे कहां पे यूज होगा? गली बेड पे। तो ब्रशवुड है मेरे टेम्परेरी है, नहीं है। और दूसरा परमानेंट गली स्ट्रक्चर कौन सी शेप को कंट्रोल करते हैं? यू शेप को। वी शेप गली को कौन कंट्रोल करता है? टेम्परेरी स्ट्रक्चर। मैंने बताया था विक्ट्री हमेशा टेम्परेरी होती है, तो ये भी आप याद रखोगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मुला टू डायमीटर। आपको बताया जैसे ड्रॉप इनलेट आपने बताया था, मैंने ड्रॉप इनलेट मैंने बताया भी था। अगर आप देखो वियर से आपने इनलेट डिजाइन निकाल लिया कि आपने देखा मेरे को इतना, जैसे अगर आप देखोगे स्पिलवे है कोई ऐसे करके, तो आपने देखा मेरे को इतना क्यू इतना डिस्चार्ज करना है 2/3 CD रूट 2G LHK और 3/2, ये आपका होता है इनलेट में आपको इतना डिस्चार्ज चाहिए। अब मान लो कि वो ओरिफिस की तरफ फॉलो कर रहा है, तो मैं इसको एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू डिस्चार्ज कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो ये मेरा होता है कि मैं उस ओरिफिस की डायमेंशन निकाल रहा हूँ। तो ओरिफिस फ्लो के लिए ये हमारा फॉर्मुला आया था, which of the following is due to diameter of the inlet pipe or drop inlet spillway, which is permanent, which is outside is not submerged। तो आपको पता है A into V into C, एरिया निकालोगे तो पाई F और D स्क्वायर, वेलोसिटी रूट 2G, वेलोसिटी कैसे आती है, सपोज करो ओरिफिस के थ्रू पानी आ रहा है यहाँ पर और ये h मीटर हाइट पर है, तो वेलोसिटी कितनी होगी रूट 2GH। ये तो आपको ये फॉर्मुला जो यूज होता है उसको निकालने के लिए डायमेंशन। और दूसरा ये भी पाइप वाले में हम किसके थ्रू निकालते हैं, ओरिफिस फॉर्मुले के थ्रू निकालते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। शूट स्पिलवे, अगेन शूट स्पिलवे स्टीप स्लोप में यूज होते हैं, गली हेड में यूज होते हैं। देखो स्टीप स्लोप में क्यों होता है, अगर मान ली पानी आपको यहां से एकदम गिराना तो ये ऐसे बना होता है, एकदम आपका बनेगा, तो हेड इसका होता है 3 से 6 मीटर या 5 से 6 मीटर। इसमें पाइपिंग फेलियर कॉमन होता है। मोस्ट कॉमन जो आपका कंड्यूट होगा ये वाला, ये आपका ओपन चैनल होगा या फिर रेक्टेंगुलर ओपन कंड्यूट्स होंगे, ये दोनों होते हैं। और बात करें इसमें पाइपिंग फेलियर कॉमन होता है। और बात करें 7/120, अगर इसके एंडसेल की हाइट देखोगे तो 0.07y2 आएगी। तो इसमें 3 से 6 ये तो है ही नहीं, ये तो 5 से 6 होगा, 3 से 6 होगा। द पर्पस ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सिल, देखो अगर आप ये देखो ये आपका एप्रन होता है, एप्रन में होता है सर ये पानी गिरा आया आया आया, इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। जैसे ही पानी की बूंद यहां से ट्रेवल करेगी उसकी वेलोसिटी गिरेगी 9 8 7 6 5, तो धीरे वेलोसिटी गिरी, जैसे ही वेलोसिटी गिरी इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हुई, तो एप्रन ने क्या करा, काइनेटिक एनर्जी को कम कर दिया। अब जैसे जैसे पानी गिरेगा तो उसमें जोर भी डालेगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको बांध के करने के लिए, समझ लो एक मिट्टी के एक गट्ठे से बांध दिया इसको, ये सिल लगाए हैं सीमेंट के, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सिल। ये करते हैं ये एप्रन को स्टेबल कर रहे हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल सिल जो होते हैं एप्रन को स्टेबल करते हैं। एप्रन जो है काइनेटिक एनर्जी को स्टेबल कर रहा है, आप ये याद करो, ठीक है। एप्रन को दूसरा नाम स्टीलिंग बेसन भी होता है। एप्रन की थिकनेस किस पे डिपेंड करती है, अपलिफ्ट प्रेशर पे। और ये कौन से यूज होते हैं, स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे में, टू मेक द एप्रन स्टेबल। What will be the height of an overflow spillway for a designed discharge? Discharge हमें रखा 1500 मीटर क्यूब पर सेकंड। Given the upstream water level surface elevation this, ये सिर्फ having a vertical आपको लेंथ दे रखी है 50 मीटर। अब मुझे पता है कौन सा हमें स्पिलवे दे रखा है, अगर आप देखोगे तो ओवरफ्लो स्पिलवे। अब मुझे पता है Q इज इक्वल टू 2/3 CD रूट 2G LHC और 3/2 होता है, तो Q आप रख दो 1500, ये रहा 2/3। अब देखो यहाँ पे ट्रिक यही थी कि CD पता होना चाहिए, कोएफिशिएंट डिस्चार्ज। ओवरफ्लो स्पिलवे कितना होता है, CD की बात करोगे तो ये आपका होता है 0.735, तो यहाँ रख दो 0.735 इंटू 2 इंटू 9.8, एल आपको गिवन है 50 इंटू HK और 3/2। यहाँ से अगर आप H निकालोगे, यहाँ से अगर आप H निकालोगे तो आपका आएगा 5.676 मीटर। आगे बढ़ते हैं। A spillway have been designed for a gully head of this with a length of this, head आपको गिवन है 2.80, लेंथ गिवन है 200 मीटर। देखो डिस्चार्ज कोएफिशिएंट है एक, आप देखो इन्होंने मेंशन भी कर दिया C। देखो अगर CD गिवन होता तो CD आपको पता है C जो होता है 2/3 CD के इक्वल होता है, तो ये दे दिया 0.49, तो अगर मैं फॉलो लगाऊंगा तो 2/3 CD रूट 2G LHK और 3/2, या एक और फॉर्मूला होता था 1.77 LHK और 3/2, लेकिन यहाँ पे ये गिवन है तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। 2/3 CD की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है 0.49 इंटू 2 इंटू 9.8, L गिवन है 200, H गिवन है कितनी 2.8 की पावर 3/2, तो इसको अगर आप सोल्व करके तो आएगा 2034 मीटर क्यूब पर सेकंड। इट इज ए इज योर राइट आंसर। शूट स्पिलवे, आपको पता है शूट स्पिलवे का जो फ्लो था मैंने बताया था सुपर क्रिटिकल होता है। क्या होता है सुपर, क्योंकि लार्ज वॉल्यूम को रन ऑफ करता है, सुपर क्रिटिकल इसका फ्लो होता है। स्टीप स्लोप में देखो स्टीप और सुपर क्रिटिकल दोनों ऐसे हैं, याद करना भी आसान है। स्टीप स्लोप में हेड आपका 3 से 6 और 5 से 6 मीटर। और शूट स्पिलवे की बात करें, चालाक बच्चा है, शूट स्पिलवे है इसलिए इसमें पाइपिंग फेलियर हो जाता है कभी कभी। इसका मोस्ट कॉमन चैनल आपको ओपन चैनल रहेगा। इसमें 7/120 वाले फॉर्मूले भी याद करने हैं हमें 2, तो ये सब चीजें आपको याद है, तो सुपर क्रिटिकल भी आपको याद रखना है शूट स्पिलवे में जो फ्लो होता है। द टर्म मिडल थर्ड, आपको पता है मिडल थर्ड रूल क्या करती है, मेरे को टेंशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है, और क्या बताती है E < B/6 होगा, और रिजल्टेंट फोर्स की लिमिट बताती है। तो क्रशिंग के अगेंस्ट तो आपका प्रेशर वाला हो जाता है, तो ये नहीं होगा। स्लाइडिंग में हॉरिजॉन्टल फोर्स, ब्रेकिंग में तो बिल्कुल अलग, तो नन ऑफ द हो जाएगा बिल्कुल ठीक आंसर। हाँ अगर यहाँ पे टेंशन होता तो उसका आंसर, तो मिडल थर्ड का ये याद कर लो, टेंशन, टेंशन और E < B/6 दोनों आपको याद करना है, और रिजल्टेंट फोर्स की लिमिट बताता है। शूट स्पिलवे अगेन 3 से 6 मीटर और 5 से 6 मीटर, गली हेड में यूज होता है, स्टीप स्लोप में, सुपर क्रिटिकल फ्लो में, मोस्ट ओपन चैनल होगा, तो कंड्यूट आपका ओपन चैनल होगा। तो इस तरीके से अगर आपको याद होंगे ना एक बार दिमाग में बैठ गए तो कुछ चीजें बड़ी आसान लगने लगती है फिर।
शूट स्पिलवे पाइपिंग फेलियर इसमें कॉमन होता है, तो 3 से 6 या 5 से 6, ये रहा डी इज राइट आंसर। पर्पस ऑफ इमरजेंसी स्पिलवे, मैंने बताया था इमरजेंसी स्पिलवे हो या फ्री बोर्ड हो, ये किसमें होते हैं, दोनों ड्रॉप इनलेट में होते हैं, और ये क्या करते हैं, ओवरटॉपिंग से बचाते हैं। ओवरटॉपिंग का मतलब क्या होता है, अगर स्ट्रक्चर में ज्यादा पानी आ जाएगा तो ये पानी को ओवरटॉप कर देगा, तो दैट्स प्रिवेंट ओवरटॉपिंग के लिए हम इसको इमरजेंसी स्पिलवे देते हैं और फ्री बोर्ड भी देते हैं, दोनों के दोनों आपको याद करने हैं। The resultant of all the forces acting on the dam should be within the 1/3 of the base to avoid any tension। देखो टेंशन वर्ड भी आ गया, रिजल्टेंट फोर्स भी आ गया, इसको क्या बोलते हैं, मिडल थर्ड रूल बोलते हैं। उन्होंने यही बताया था, अगर आपकी ये कोई आपका सेंटर है और इसकी लेंथ ये बी है, तो आपकी जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो बेस के 1/3 पे काम करेगी, और ये एसेंट्रिसिटी निकालते हुए वो b/6 से कम आएगी। तो यही इससे मिडल थर्ड रूल बताया था, जिसने टेंशन का दिया था, क्या दिया टेंशन का। द गली कंट्रोल स्ट्रक्चर फॉलोइंग फंक्शन यूज एज अ प्रिंसिपल स्पिलवे फार्म पॉन्ड, आपको पता होना चाहिए, फार्म पॉन्ड हो गया, बंड हो गया, रोड हो गया, कल्वर्ट हो गया, हेड वाटर कंट्रोल हो गया, फ्लड कंट्रोल हो गया। कौन सा स्पिलवे यूज होता है, ड्रॉप इनलेट स्पिलवे, जो सबसे ज्यादा पड़ता है, जिसका हेड कितना होता है 3 मीटर होता है। ये स्टेबलाइज करता है गली बेड को, ठीक है। और ये कौन कौन से ड्रेन में सिस्टम होगा ना, जितना पढ़ोगे घुटनों घुटनों में आता है, तो ट्रो ड्रेन में या फिर लोअर एंड ऑफ द वाटर डिस्पोजल सिस्टम, लोअर एंड ऑफ द वाटर डिस्पोजल सिस्टम, तो ये भी आपका ड्रॉप इनलेट ही है। यूज होता है कल्वर्ट, कल्वर्ट की तरह यूज होता है, मैंने बताया था कल्वर्ट की तरह। तो आपके 1 2 3 4 किससे दिखा रहे हैं, ड्रॉप इनलेट स्पिलवे को दिखा रहे हैं। Which of the following the permanent gully structure is used as a head to convey the water। आपको पता है गली, अगर आप बात करोगे शूट स्पिलवे की, तो ये गली हेड में यूज होता है। अगर आप बात करोगे स्ट्रो ड्रॉप स्पिलवे की, तो ये बेड पे यूज होता है। अगर आप बात करोगे ड्रॉप इनलेट स्पिलवे की, तो ये कहां पे यूज होता है सर, ये जहां डिप्रेशन होंगे वहां पे यूज होगा। अगर आप हेड की बात करोगे 3 से 6 और 5 से 6, इसके हेड की बात करोगे तो हेड लेस देन 3/4, इसके हेड की बात करोगे तो हेड लेस ग्रेटर देन 3। अगर इसका डिस्चार्ज की बात करोगे, डिस्चार्ज 3 मीटर क्यूब, इसके डिस्चार्ज की बात करोगे तो सुपर क्रिटिकल फ्लो, इसकी स्लोप की बात करोगे तो स्टीप स्लोप, इसके फेलियर की बात करोगे तो पाइपिंग फेलियर। ड्रॉप को मोस्ट कॉमन बोलते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज स्पिलवे। सीधा सा बच्चा बेड पे लग गया, यहां पर आ गया, इसमें फंक्शन होता है एप्रोन, अप्रोन जो थिकनेस होती है वो अपलिफ्ट प्रेशर पे काम करती है। जो फोर्स एनालिसिस होता है इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का होता है। ड्रॉप इनलेट की बात करोगे, हेड वाटर, फ्लड वाटर सब कंट्रोल करता है ये आपका रोड, कल्वर्ट, फार्म पॉन्ड, बंड सब जगह यूज होता है। इसकी और बात करोगे तो जो ड्रॉप इनलेट स्पिलवे है, इसको हम मॉर्निंग ग्लोरी या ग्लोरी स्पिलवे ही बोलते हैं। इसकी और बात करोगे तो ये आपका टो ड्रेन में, या आपका ड्रेन बात करो तो ये टाइल ड्रेन में यूज होता है, और डाइवर्जन डिच में, ये आपका टो ड्रेन में, और लोअर एंड ऑफ द वाटर डिस्पोजल सिस्टम में, ये रोड और कल्वर्ट में भी यूज होता है। तो इतना मैंने आपको बता दिया। तो आपको पता है जहां भी गली हेड आ गया, अगर ये पूछा था कि गली हेड को स्टेबलाइज, जो स्टेबलाइज वर्ड है वो तो इससे जुड़ा है ड्रॉप इनलेट से, लेकिन गली हेड में कौन सा यूज होगा, शूट स्पिलवे। मैंने बताया भी था ऐसे करके, जो गली बेड की प्रोफाइल से अगर आप ये बनाओगे तो ये हेड है, यहाँ पे लगेगा शूट चलाक बच्चा, गली बेड पे ये लगेगा ड्रॉप सीधा सा बच्चा, और अगर कोई गड्ढा आ गया, डिप्रेशन आ गया, तो वहां पे ड्रॉप इनलेट स्पिलवे। आगे बढ़ते हैं। द हाइड्रोलॉजिक डिजाइन, हाइड्रोलॉजिक डिजाइन आपको बताता है पीक रन ऑफ रेट बताता है, एक तो मुझे रन ऑफ वॉल्यूम बताता है, और विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर, आपको कौन कौन से नोन चाहिए, ये तो हो गए क्या देगा हमें, बहुत पीक रेट ऑफ रन ऑफ एक्सपेक्टेड भी चाहिए और इनफ्लो हाइड्रोग्राफ भी चाहिए, तभी मैं आउटफ्लो निकाल पाऊंगा। तो हमें दोनों रन ऑफ रेट ऑफ इनपुट एक्सपेक्टेड और हमें क्या चाहिए, इनफ्लो हाइड्रोग्राफ भी चाहिए, तो डी इज राइट आंसर। इन द स्ट्रेट ड्रॉप स्ट्रक्चर, अब आपको ये याद है, तो ये आपका ये एप्रन होता है, देखोगे तो आपको मैं पूरा बना नहीं रहा हूँ डायग्राम, ये ऐसे करके बनेगा, ये ऐसे करके, यहाँ पे आपकी हेड वॉल हो गई, ये हेड वॉल एक्सटेंशन हो गए, यहाँ से पानी ऊपर से गिरेगा, ये आपका एप्रन होता है। क्या होता है सर, ये एप्रन जो काइनेटिक एनर्जी को स्टेबल करेगा। अगर मैं एप्रन की टेबल बनाऊं तो सर इससे दो फैक्ट है, एक तो काइनेटिक एनर्जी को स्टेबल करता है, और दूसरा एप्रन की थिकनेस जो होती है अपलिफ्ट प्रेशर पे काम करती है, ठीक है। अच्छा, एप्रन को स्टेबल कौन करता है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल सिल लगी होती है, एलएस, ये लॉन्गिट्यूडिनल सिल क्या करती है, एप्रन को स्टेबल करती है, एप्रन को स्टेबल करती है। ये यहाँ पे एक एंड सिल लगी होती है, क्या लगी होती है, एंड सिल। अब जो हाइट ऑफ एंड सिल होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल सिल के बराबर होती है, हाइट ऑफ एंड सिल जो होगी हाइट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल सिल के बराबर होगी, इज इक्वल टू द दिस। इफ द सिग्मा एलएच इज द हॉरिजॉन्टल, सिग्मा एल विद द वर्टिकल फोर्स, देखो आपको कोई भी स्ट्रक्चर है, मान लो ऐसे करके ये स्ट्रक्चर आया ये। अब क्रीप थ्योरी क्या बोलती है, क्रीप थ्योरी आपको निकालना है, हमें निकालना है वेटेड क्रीप रेशियो CW। तो ये आपको होता है कितना पानी ये गिराएगा, हेड डिवाइड बाई जितने पानी के साथ इन लेंथ को जुड़ रहा है, मतलब कोई भी लेंथ इसके पानी, जब पानी, अब देखो क्रीप का मतलब होता है पानी के कारण रिसाव होकर आपका मटेरियल उड़ जाना, मटेरियल उखड़ जाना, द फाउंडेशन ऑफ द मटेरियल आपके निकल जाती है सीपेज के कारण, वही आपकी क्रीप है। तो हमें देखते हैं कि पानी के साथ कितनी लेंथ टच हो, लेंथ का समेशन करेंगे। तो जो आपका वर्टिकल होती है वो तो पूरी टच होती है, जो हॉरिजॉन्टल होती है उसकी 1/3 होती है, तो LH/3 डिवाइड बाई हेड। अगर आप इसको एलसीएम लोगे तो 3 LV आ जाएगा, प्लस LH डिवाइड बाई 3 हेड।
हेड को हम एच से दिखाते हो तो 3LV प्लस LH प्लस डिवाइड बाई 3H। तो फॉर्मूला देख लो तो आपको जाएगा 3LV, बिल्कुल ठीक है, LH बाई 3H। सी इज योर राइट आंसर। प्राइमरी केस ऑफ द फेलियर, आपको पता है परमानेंट गली स्ट्रक्चर में बहुत सारे फेलियर होते हैं, लेकिन प्राइमरी केस ऑफ फेलियर आपको होता है इनसफिशिएंट कैपेसिटी से, और दूसरा आपको होता है काइनेटिक एनर्जी अगर अच्छे से डिसिपेट ना हो ड्यू टू डिफॉल्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आपने कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन करा, अगर मान लो आपने 3 मीटर क्यूब पर सेकंड के लिए डिजाइन करा है और वहां पे डिस्चार्ज ही ज्यादा आ जाए तो उसमें फेलियर हो जाएगा। दूसरा, जितनी वो काइनेटिक एनर्जी उसको डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए उसने नहीं करी तो भी फेलियर हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी वाला से पॉइंट ही नहीं है, तो आपका ए जो राइट आंसर हो जाएगा। इन द गली कंट्रोल डिजाइन द फ्लो वेलोसिटी रिड्यूस भाई, आपको पता है जैसे ही आपको पता है ये एप्रन होता है, इससे पानी गिरेगा, वेलोसिटी रिड्यूस होगी। वेलोसिटी रिड्यूस कैसे हो रही है? हाइड्रोलिक जंप हो रही है, हाइड्रोलिक जंप के कारण। लॉन्गिट्यूडनल सिल तो आपका एप्रन को स्टेबल कर रहा है बाय प्रोवाइडिंग स्टोन, कुछ नहीं करा, क्रिएटिंग हाइड्रोलिक जंप, बिल्कुल ठीक है। इसी कारण आपकी वेलोसिटी जो हो रही है रिड्यूस हो रही है। ये भी नहीं, या तो हाइड्रोलिक जंप और काइनेटिक एनर्जी डिसिपेशन, क्योंकि हाइड्रोलिक जंप आपकी काइनेटिक एनर्जी को इनडायरेक्टली डिसिपेट कर रही है, और डिसिपेट के कारण यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो होती है वेलोसिटी कम होती है। और ये कौन सेक्शन में होता है? पूरा काम आउटलेट सेक्शन में। इनलेट सेक्शन में क्या होता है? वियर वाला काम। इन द शूट स्पिल, देखो आई गया हाइड्रोलिक जंप, अगर बात करो तो ये रहा सर, ये इनलेट है, इसमें तो वियर वाला फॉर्मूला आएगा। इनलेट वाले में कंडुइट में ओपन चैनल हो गया, यहाँ से पानी यहाँ से यहाँ जाएगा, और तीसरा आपका होता है ओपन चैनल, पानी यहाँ से गिरेगा, यहाँ पे हाइड्रोलिक जंप या काइनेटिक एनर्जी डिसिमेट होगी। इसी को हम एप्रन या स्टीलिंग मशीन बोलते हैं, और इसका मेन काम क्या होता है? ये कहाँ पे होती है? आउटलेट वाले सेक्शन पे होती है। तो हाइड्रोलिक जंप कहाँ पे होगी? आउटलेट वाले पे। इन द स्ट्रेट ड्रॉप स्पिल, ये रहा स्ट्रेट ड्रॉप स्पिल। हेड की बात करो तो एक से ज्यादा होगा हेड, और किसी किसी बुक में 3 या 3 से 4, आपको दोनों याद करने। डिस्चार्ज की बात करोगे तो 3 से ज्यादा, तो यानी हाई डिस्चार्ज और लो हेड। तो लो हेड हाई डिस्चार्ज इज योर राइट आंसर ए। लोकेशन ऑफ अ परमानेंट गली स्ट्रक्चर इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, देखो गली बेड की प्रोफाइल के हिसाब से, जो गली बेड की प्रोफाइल है, ये आपकी गली बेड की प्रोफाइल थी, तो बेड पे जो सीधा आधा बंदा है वो तो ड्रॉप स्पिल आ जाता है। जो गली हेड है वहां पे आपका शूट स्पिल आता है, और कोई डिप्रेशन आएगा तो वहां पे ड्रॉप इनलेट स्पिल आएगा। तो गली बेड स्लोप की प्रोफाइल के हिसाब से हम इसकी लोकेशन, तीनों की तीनों लोकेशन इज डिपेंडिंग ऑन द गली बेड स्लोप। इफ द ड्रॉप एक्सीड 4 मीटर, आपको पता है 4 मीटर में बस शूट स्पिलवे भी होता है और आपका ड्रॉप इनलेट स्पिलवे भी होता है, और 3 आपको पता है 4 से कम या 3 से कम में कौन सा होता है? स्ट्रेट ड्रॉप। तो ये 3 से 6 और 5 से 6 आता है, लेकिन उन्होंने लिख दिया सिल्ट एक्यूमुलेशन इन द फार्म पॉन्ड। आपको पता है ये फार्म पॉन्ड, सिल्ट एक्यूमुलेशन, स्टेबलाइज गली बेड, हेड वाटर कंट्रोल, लोअर एंड ऑफ द वाटर डिस्पोजल सिस्टम, फिर आपका टो ड्रेन, फिर आपका सारी फ्लड कंट्रोल करना, फार्म पॉन्ड, कलवर्ट, अर्थन बंड, फार्म पॉन्ड, हर जगह यूज होना। तो ड्रॉप इनलेट तो इनलेट है, हेड भी 3 से ज्यादा है, इसका खुलेआम घूमता है। द पर्पस ऑफ द कट ऑफ वॉल, अगर आपको ये डायग्राम याद है, ये वाला कि यहाँ से पानी गिरेगा, तो ये मेरी हेड वॉल थी, यहाँ पे हेड वॉल एक्सटेंशन थे, ऐसे करके आओगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पे आपकी कट ऑफ वॉल होती है। कट ऑफ वॉल होती है, इसको बांध के रखती है, पानी इसमें गिराएगा तो स्लाइड करेगा, तो इसको की समझ लो बांध के रख रही है, तो इसमें स्ट्रक्चरल इसको फिजिबिलिटी देती है अगेंस्ट स्लाइडिंग। तो आपको कट ऑफ वॉल पता होना चाहिए, इज प्रोवाइडिंग द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ अगेंस्ट स्लाइडिंग। इसलिए काइनेटिक एनर्जी को डिसिपेट तो एप्रोन करता है। To ensure the hydraulic structure, the sum of all the resisting force equal to the, आपको पता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्लाइडिंग का 1.5 से ज्यादा होना चाहिए। अब स्लाइडिंग की अगर मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालूंगा, आपको पता है मेरी कौन सी फोर्स इसको धक्का दे रही है? हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो जो भी फोर्स जो होती है फेलियर क्रॉस करती है वो हमेशा नीचे आती है, जो उसका अपोज करेगी। अपोज कौन सा कर रहा है? अगर इसमें मान लो V वर्टिकल आएगा तो F फ्रिक्शन है सतह का, तो F इंटू V इसको अपोज करेगी, और इससे कुछ कोहेजन स्ट्रेंथ होगा, मतलब वो उनको पार्टिकल को आपस में रख रहा है। हॉरिजॉन्टल फोर्स यदि धक्का दे रही है, हिल हिल हिल, जो इसका फ्रिक्शन फोर्स है इसको बचा रहा है, तो ऊपर आपका आता है फ्रिक्शन फोर्स प्लस CA, तो ये इसको 1.5 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये आपका हो गया रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स। अगर मैं रेजिस्टिंग फोर्स निकालूंगा, इसको इस साइड ले जाऊं तो 1.5 टाइम्स होगी इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो रेजिस्टेंट फोर्स विल बी द 1.5 टाइम्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स। ये आपका स्लाइडिंग के लिए याद करना है। अगर आपको ये भी आता ना कि 1.5, तब भी आप ये कोशिश कर देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो ओवर टर्निंग का, मैंने बताया था रात को 12 बजे टर्न करते हैं 1.2 होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्लाइडिंग का 1.5 होता है। इसमें भी जाओगे मैसेनरी का 0.8, कॉन्क्रीट का 0.75। द थिकनेस ऑफ द एप्रन, एप्रन की थिकनेस जो होती है अपलिफ्ट प्रेशर पे काम करती है, मैंने बताया था ये तो अपलिफ्ट प्रेशर पे, और ये कौन से में होता है? स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे में, ठीक है। डिजाइन ऑफ इनलेट सेक्शन ऑफ द ड्रॉप स्ट्रक्चर, ये आपका वियर फॉर्मूले से निकलता है 2/3 CD
√2g LHE और 3/2। एक फॉर्मूला होता है 1.77 LHE और 3/2। CD की वैल्यू 0.735 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिजाइन ऑफ द आउटलेट सेक्शन ऑफ द परमानेंट गली स्ट्रक्चर इज डन इन द वे। आपको पता है आउटलेट सेक्शन में क्या होता है, एक तो मुझे हाइड्रोलिक जंप क्रिएट करानी है और काइनेटिक एनर्जी डिसिपेट करानी है। तो क्रिएटिंग हाइड्रोलिक जंप बिल्कुल ठीक है। डिसिपेट क्योंकि हमें यहाँ से पानी यहाँ से आएगा, तो क्या होगा, पानी यहाँ से गिरे, देखो इनलेट तो आया अंदर, कंड्यूट में थ्रू गया, आउटलेट में हमें जंप भी करानी है, काइनेटिक एनर्जी डिसिपेट, तो ये ठीक है। सिल डिसिपेशन ये नहीं कराना, तो हमारा बोथ ए एंड बी इज राइट आंसर। शूट स्पिलवे अगेन 3 से 6, 5 से 6, स्टीप स्लोप, सुपर क्रिटिकल फ्लो, मैं सब लिख देता हूं यहाँ पे, सुपर क्रिटिकल फ्लो। आप और आओगे गली हेड पे यूज होगा, और आओगे पाइपिंग फेलियर कॉमन होगा, और आओगे सी की वैल्यू 0.07 y2 होगी, और आओगे फ्लोर नंबर की वैल्यू वो जो फॉर्मूला आएगा 1.11 FN डिवाइड बाई 120, यानी 120 7/120 ट्रिक। ठीक है ना, इस तरीके से अगर आपको चीजें याद है तो फिर चीज कंफ्यूजिंग नहीं होती। द यूज ऑफ द स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे, आपको पता है हेड जो होगा 1 से छोड़कर 3 से 4 मीटर तक होता है, तो अप टू 1 मीटर नहीं, हमेशा 1 से ज्यादा होगा। अप टू 5 मीटर, 4 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। अप टू 8 मीटर बिल्कुल नहीं, अप टू 3 मीटर इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डिजाइन ऑफ द स्पिलवे। देखो हाइड्रोलिक सब क्यों निकालते हैं, बल्कि तो होता है हाइड्रोलिक सिस्टम डायमेंशन निकालते हैं, ये भी होता है। रेगुलर डिजाइन कोई शब्द नहीं है तो गलत शब्द है, तो सी इज योर राइट आंसर। What measure are adopted to prevent the seepage of the pipe spillway? मैंने बताया था अगर हम सीपेज देखेंगे तो आपको अगर ये स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे याद हो अपना, ये आपका डैम होता है, आपका पानी ये इनलेट पाइप आया, इसके थ्रू आप कंड्यूट करोगे, कंड्यूट, और फिर यहाँ पे आउटलेट सेक्शन होगा। तो यहाँ पे आपके एंटी सीप कॉलर लगे होते हैं चारों ओर, ताकि पानी का सीपेज रोक सके, रिसाव रोक सके। तो ये एंटी सीप कॉलर क्या करते हैं, तो सीपेज को रोकने के लिए, तो नाम से दिख रहा है सीपेज को एंटी सीप, तो एंटी सीप कॉलर क्या करते हैं, सीपेज को रोकते हैं। द शूट स्पिलवे, अगर आप बात करोगे तो ये रहा शूट स्पिलवे, ये इसका इनलेट सेक्शन है जो वियर की तरह है। अगर इसका ये कंड्यूट, कंड्यूट मतलब चैनल, कंड्यूट का मतलब होता है जो पानी को एक स्थान दूसरे स्थान पे लेके जाएगा। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट कंड्यूट, जो मोस्ट कॉमन कंड्यूट है वो ओपन चैनल होता है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स कंड्यूट होते हैं, रेक्टेंगुलर ओपन बॉक्स कंड्यूट, दोनों याद करने। ओपन चैनल ही ऑप्शन में था, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और आउटलेट का काम क्या होता है, आउटलेट में क्या होता है, हाइड्रोलिक जंप होती है और काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है। और 3 से 6 मीटर और 5 से 6 मीटर स्टीप स्लोप में, सुपर क्रिटिकल फ्लो में, सुपर क्रिटिकल शूट स्पिलवे की बात कर रहा हूं सब, गली हेड में, पाइपिंग फेलियर कॉमन। अगेन द शूट स्पिलवे का एक और फैक्ट 0.07 y2, ये बताया था मैंने। द एंड सेल की हाइट, अब आपको ऐसी फॉर्मूले हैं, ऐसे मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में 24 फॉर्मूले बताता हूं। अगर ये कोई ये सोचेगा कि मैं सारे फॉर्मूले पढ़ लो, सर आपने सारे फॉर्मूले नहीं पढ़ा है, मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की वीडियो आपको दे दूंगा, आप देखते रहना, मुझे अपनी ईमेल आईडी भेज देना, फायदा नहीं है ना उससे। आप कितने फॉर्मूले याद करोगे, 24-25वां पूछ लिया तो ये तो आपके बहुत ही रिस्की क्वेश्चन होते हैं। आप ये क्वेश्चन कोई नहीं कर पाता पेपर में, ये क्वेश्चन हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आया है, अगर सेम पैटर्न पर आ गया तो हो जाएगा, वरना नहीं होगा। नया क्वेश्चन वहां पे नहीं हो सकता क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन था, तो आपको ये तो डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। इन द ग्रेविटी डैम बी ई इज लेस देन बी बाई 6, ये आपको पता है। मिडल थर्ड रूल देता है, टेंशन के अकॉर्डिंग जो है प्रोटेक्शन बताता है, तो सी से राइट आंसर। इसमें इतने ही क्वेश्चन थे, थैंक यू वेरी मच।